Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. तो आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। देन उसके बाद अब ई डोजियर का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे फिलअप करना है, वो सारी चीजों को लेके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है। और कंग्रेचुलेशन उन बच्चों के लिए जो कि सिलेक्ट हो गए हैं फॉर ई डोजियर प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ भी आपकी बनती है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनकर आती है। ठीक है। अभी क्या होता है, मैंने बताया था ई डोजर के प्रोसेस के बीच में क्या होता है, कुछ लोग तो क्या हो जाता है, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। ठीक है। मगर लेकिन अब उसमें भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो जिसने भी पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करी हुई हो। ठीक है। दूसरा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे कॉमर्स हो, उन्होंने एक सब्जेक्ट पीजी या यूजी पे पढ़ा हो जिसमें स्टैट्स पढ़ी हो। ठीक है। या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट्स, मतलब वो स्टैट्स के ही पार्ट हैं। वो सारी चीजें पढ़ी हो तो वो एलिजिबल हैं। और जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो एलिजिबल हैं ही इसके लिए। ठीक है। तो वो सारे लोग तो एलिजिबल हैं। तो मेरे पास कुछ काफी सारे मेल आए थे उनकी, जिनको लगता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, को लेकर डाउट है। तो जितना मैंने देखा है सबका, कि वो लोग एलिजिबल ऑलमोस्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी हुई थी। दूसरा क्या है, काफी लोगों का रिजल्ट नहीं खुल रहा है। तो रिजल्ट कैसे खुलता है? ठीक है। अभी भी कुछ लोगों हैं जो अपना रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं। तो रिजल्ट खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल DSSP online.in में आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं आपका, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है। प्लीज लॉग इन अगेन, क्योंकि मैंने लॉग इन पहले किया हुआ था। तो ये आपका आ गया। साइन इन के लिए आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपके क्या है, आपको जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ फिलअप करनी है। तो क्या क्या होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ, 10th का आपका रोल नंबर। ठीक है। 10th का आपका रोल नंबर आएगा, आपका 10th की पासिंग ईयर और जो आपका पासवर्ड रहा होगा। ठीक है। देन यहाँ पर आप अपना कोड डाल देंगे। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं, पासवर्ड नहीं याद है, तो आप नया पासवर्ड आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आपका नया पासवर्ड ही जनरेट हो जा सकता है कि अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पे कर देंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी या नंबर होगा उस पे वो आपका कोड आएगा, उसके बाद उस पर चेंज कर सकते हैं आप अपना पासवर्ड, तो नया पासवर्ड डाल सकते हैं। देन साइन इन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका पूरा, जो कि आपका जहाँ पर आपने लिखा होगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपका वहाँ रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट में जाके आप देखोगे तो वहां पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे तो उसमें आएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं ईडोजिर के लिए या फिर नहीं हुए। जो हो गए होंगे उसके बाद उनको फर्दर क्या होना है, अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 26 जून तक। ठीक है। और अगर किसी को नहीं आता है अपना कैसे अपलोडिंग करना है, तो साइबर कैफे पे जाइए। वो लोग सिंपली आपका क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अगर खुद से नहीं आता तो मत करिए, साइबर कैफे पे जाइए, वो लोग करते हैं, वो लोग आराम से आपका, उनको पता है क्या प्रोसेस रहता है। तो ये नोटिस आया हुआ था। अब इस नोटिस में क्या था, इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए, आपको पता है 244 वैकेंसीज हैं टोटल। जनरल की 111, ओबीसी 63, एससी 28, एससी 18, ईडब्ल्यूएस 24, जिसमें पीडब्ल्यू बीडी में 19। ठीक है। अब इसमें आपका ये कट ऑफ आई थी। ये कट ऑफ है उनके लिए जो कि ई डोजियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जो इसमें जिनकी कट ऑफ यहाँ पर मार्क्स इनके लाई करते हैं। जैसे 200 मार्क्स का था तो जनरल वालों के हैं 119.74, ओबीसी 72.70, एससी 101.96, एसटी 87.97, ईडब्ल्यूएस 104.33। ठीक है। एलवी नो क्वालिफाइड सुटेबल कैंडिडेट फाउंड इन द मेरिट, इसमें कोई था ही नहीं इस वाले में 72.94। एंड दिस फॉर पी पीडब्ल्यूबीडी वाली कैटेगरीज हैं 65.51 एंड 87.11। ठीक है। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट। अब इसमें क्या था, अब नीचे पढ़ने वाली चीज है। एज पर द एडवर्टीजमेंट नंबर 2023, the mandatory minimum qualification mark in tier 1 examination will be applicable only in a row section B, which is domain subject specific. There will be not be any minimum qualification marks in subject section A. However, combined aggregate of marks both A and B will be enough for preparing the final merit list. अब आपको पता है फाइनल सेक्शन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं था, मगर सेक्शन बी था। अब एक स्टूडेंट है जिसके 120 मार्क्स आए हुए हैं जनरल में,
मगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका क्या हुआ होगा, सेक्शन बी का जो 40% का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ होगा, और उसका सेक्शन वन में अच्छे मार्क्स आए थे मगर उसका स्टैट्स में अच्छे नहीं आए होंगे, इसलिए वो इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहा होगा। ऐसे काफी और भी बच्चे हुए हैं जिन्होंने बोला मैम हमने तो कट ऑफ क्लियर कर दिया मगर हमारा सिलेक्शन के लिए आया नहीं, ई डोजियर के लिए। तो वो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन बी के मार्क्स क्वालिफाइंग नहीं करे। अगर आपने सेक्शन बी क्वालिफाई कर दिया होता प्लस तब आपके 120 बनते, तब आप या 119.74 बनते, तब आप क्या थे, सिलेक्ट होते ईडोजियर के लिए। ठीक है ना। तो आपके 120 बन रहे हैं और स्टैट्स में आपका 40% नहीं आया है, तो आप सेलेक्ट नहीं होते। तो वो इस बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनी है। ठीक है। अब क्या था, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट आर हियरबाय इन्फॉर्म टू फिल द ई-डोजियर एंड अपलोड all the relevant documents of education, professional certificate, degree and mark sheet, caste certificate, disability certificate, proof of government servant, ex-servant, page of admit card duly signed by the invigilator at the examination center, etc., as the applicable in the e-dossier module in OARS link in his/her individual account in OARS module. Shortlisting is been made on the basis of the marks obtained in Tier 1 written examination for 200 marks. अब इसमें चीज पढ़ने वाली क्या है कि आप कैंडिडेट्स को जो भी ई डोजियर के लिए सिलेक्ट हुए हैं सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, अपने एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट या एक्स सर्विसमैन, उसका प्रूफ। अब जो दूसरी चीज थी ये एडमिट कार्ड वाली बात, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एडमिट कार्ड आपका जो आप एग्जाम देने गए थे वो वाला खोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे इन्विजिलेटर के साइन चाहिए और किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो वो बोला है मैं अब क्या करूँ। अब देखो ये एक बहुत ही, मैंने आपको केस पहले भी बताया था, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड खो गया था, फिर वो इस प्रोसेस में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपको उस पेज की फोटो भेजनी होती है, अपलोड करनी है, जिसमें इन्विजिलेटर के साइन हो, जब आप सेंटर पे थे जिन्होंने साइन किया था, वो वाला एडमिट कार्ड चाहिए। अगर आप डाउनलोड भी कर लेंगे कहीं से, ठीक है, आपकी साइट्स पे डाउनलोड, हमारे पास मेल आया था, मेल में एडमिट कार्ड थे, ठीक है, उस मेल से हम डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे थे। तो अब भी आपके मेल पे होगा, तो जिसका नहीं है एडमिट कार्ड वो वहां से निकाल तो लेगा, मगर लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। तो आप एक बार निकाल के उसे अपलोड करके देख लीजिए। ठीक है। जिसका एडमिट कार्ड खो गया है तो अपने मेल आईडी पे जाना, याद करो कि DSSS ने डायरेक्ट एडमिट कार्ड आपको मेल किए थे, तो वहां से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लो, उसको अपलोड करके देख लो। ठीक है, मगर लेकिन यहाँ पर है कि आपका इन्विजिलेटर का साइन होना जरूरी है। एडमिट कार्ड वही वाला चाहिए जो आप सेंटर पे लेके गए, मगर फिर भी आप अब अपलोड कर लेना, क्या पता वो आगे कुछ हो सके। काइंडली नोट that the e-dossier link will be activated to only those candidates who are in the consideration zone of selection। अब हर किसी के लिए e-dossier का लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ होगा जो कि उस जोन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फॉलोइंग इन द कंसिडरेशन जोन ऑफ selection must upload his her all the requisites applicable documents in the said link in the stipulated time। तो जितना भी टाइम दिया उस टाइम के अंदर आपको जितने भी आपके एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है सब अपलोड करने हैं। ई डोजर लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा 15 दिन तक, 10 से लेके 24 तक। ठीक है, 24 था, मैं 26 बोल रही थी, 24 तक। ठीक है। द कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजर शुड इंश्योर दैट ही और शी विल फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द कट ऑफ डेट। देखो अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई पीजी परसों ही था। ठीक है, कट ऑफ डेट तक से पहले पहले आप एलिजिबल सारी चीजों के लिए होने चाहिए। ठीक है, वरना आप सिलेक्ट नहीं होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट क्या है, आर ऑल्सो बीन सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू SMS एंड ईमेल on their registered number and email ID as additional facility just for facilitation of the candidate. But in case candidate does not get any information of his registered mobile number ID due to any reason, then it would not give any right to candidate for extension of uploading e-dossier. Therefore, if the candidate fails to upload the e-dossier during the website period, his candidate will be rejected and no further opportunity will be uploading will be given on whatsoever ground। क्या होता है, किसी बच्चों ने बोला था कि मैम हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया मगर कुछ भी वहां से हमारा दोबारा लिंक खोल रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है कि हम अपलोड कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं। तो क्या होता है, आपके रजिस्टर ईमेल पर या फिर आपके SMS आ जाता है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। ठीक है ना, कि आपका कैंडिडेट आदमी सेपरेटली उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मगर अगर इनकेस आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपलोडिंग ई डोजियर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे या फिर एक्सटेंशन मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको टाइम पीरियड दिया आप डाल दो, आप अपलोड कर दो। ठीक है।
वो बाद में, अभी सर्वर चल रहा होगा, बाद में आ जाएगा मैसेज जब भी आएगा। Candidate are advised to visit website of the board in the ARS portal regularly for further information. आगे की information के लिए regularly आपको website OARS की, मतलब कि DSSS जो हमने ऑनलाइन लॉगिन किया था उसको चेक करते रहना है। Mayor asking the candidate for uploading document in the e-dossier module does not confirm him her the right of selection to opt to the applied post. अब आपको e-dossier के लिए select किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप applied post के लिए select हो गए हैं। Final selection किस पे बनता है? On the basis of merit against the notified vacancies provided the candidates falling in the zone of consideration fulfill all the required eligibility condition. It is required that if the candidate fails to upload his document or before the date mentioned above, he or she will not be गिवन एनी अपॉर्चुनिटी। तो यही है कि आपको जो टाइम पीरियड दे दिया गया है उसके अंडर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और फाइनल सेक्शन आपकी अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के बाद पता चलेगा, जब देखा जाएगा कि कितने लोग हैं जो फुली एलिजिबल हैं। अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा उसको वहीं पे निकाल देंगे। ठीक है। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन परफॉर्मिंग प्रिपेयरिंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, वैसे तो शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट की उन्होंने बहुत ही ध्यान से शीट बनाई। DSSS reserve the right to rectify error and omission if any detect at any stage। अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो उसको खुद ही एरर या ओमिशन को, जो भी चीजें उनसे गलतियां हुई हो, छोटी छूट गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो वो रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो किसी का, जैसे मैं बोल रही थी ना 120 आए हैं मगर लेकिन नॉट सिलेक्टेड आए हैं क्योंकि वो 40% क्राइटेरिया नहीं किया था उसने फुलफिल। मान लो कोई केस हो कि इसके 40% भी हुए थे तब भी नहीं हुआ है, तो वो चीज वो खुद से करेक्ट कर लेंगे। हालांकि ऐसा कोई केस है नहीं। The above shortlisting of the candidate for calling of e-dossier for the post of statistical assistant planning department that the post is subject to outcome pending post court case if any. This issue will be approval of chairman DSSS। अब ये अप्रूवल था DSSS का, मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया है। इसमें सिंपल यही था कि आपको कैसे कैसे अपना अपलोडिंग करना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या कट ऑफ है ई-डोसियर सिलेक्शन के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि ई-डोसियर की अगर आपकी कट ऑफ इसमें लाई कर रही है तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका बी सेक्शन भी 40% क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, अगर नहीं किया था तो आप सेलेक्ट इसलिए नहीं हुए हैं ई-डोसियर प्रोसेस के लिए। ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो साइबर कैफे पे जाकर अपलोडिंग कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको, अगर आपको लग भी रहा है नहीं हूँ एलिजिबल या हूँ, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। ठीक है। ये नहीं है कि खुद से सोच लो कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ तो अपलोड ही नहीं कर रहे हैं, तो कर देना। क्या पता आपको लग रहा है कि आप नहीं हो और आप हो। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन एलिजिबल होता है। प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं जाकर। तो ये सारी चीजें थी। अब फाइनल कट ऑफ क्या आएगी आपकी, जब आपका सबके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे उसके बाद मैरिट बनेगी। और मैरिट इस वाली कट ऑफ से तो हाई हो। ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे कि मैम कितनी हाई, मतलब क्या सेफ साइड होगी, तो मान लो अपनी सेफ साइड के लिए 1-2 नंबर या 3 नंबर तो बढ़ाकर सुन चलो। ठीक है। हर कोई अपनी कैटेगरी में से थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ाकर चले। ठीक है। अगर कोई बॉर्डर पे ही है, किसी के 120 ही है, तो मतलब उसको थोड़ा डर हो सकता है। बाकी बाकी तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। एक और स्टूडेंट के मार्क्स थे 130 फ्रॉम जनरल 127.03, ये जनरल कैटेगरी से थे। ठीक है। तो ये तो जब फाइनल मेरिट भी आ जाएगी तब भी शायद मे बी क्लियर कर जाए 127, क्योंकि 7 नंबर का डिफरेंस है, 7 से भी ज्यादा का डिफरेंस है, 7 पॉइंट समथिंग। किसी एक का 132 समथिंग थे। तो जिनके इतने आए हैं तो उनका तो श्योरली है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बस ये देखिए कि आप इन मिनिमम कट ऑफ से आपके मार्क्स थोड़े हाई, ठीक है, तो आप फुली, मतलब कोई डर नहीं है। और किसी के इसके आसपास ही है तो उनको थोड़ा डर हो सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। और जिसने भी अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था जेएसओ की एग्जाम के लिए वो तैयारी करें। ठीक है। और DSSS में भी अभी 2 वैकेंसीज आई थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, तो मैंने बोला था कि फॉर्म फिल कर लेंगे। अगर किसी ने किया है तो वो अब पुरानी वीडियोस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो इस बार का क्वेश्चन पेपर था उसको भी देखें, जो उसमें से टॉपिक्स आए हैं उन चीजों को पढ़ें। जेएसओ की तैयारी करें। जेएसओ का पेपर फिर भी स्टैट्स में, मतलब जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो उसमें बहुत ज्यादा आते हैं और उनका पैटर्न ऐसा ऐसा चेंज नहीं होता है, वही टॉपिक्स रहे हैं। ठीक है।
D++ में चेंज हो जाते हैं। प्लस जो भी अकाउंटेंट एंड फॉर मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी तैयार रहें, क्योंकि उनका भी जुलाई अगस्त में एग्जाम हो सकता है। जिसको भी नोट्स खरीदने हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं charshif01@gmail.com पे। ठीक है, और उसकी क्लासेस अब हम स्टार्ट कर देंगे रेगुलरली हमारी फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड अकाउंटेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।